महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना समाप्त हो गई। कोई एक व्यक्ति को ना चिन्हित करके जात या समूह या विचारधारा के तौर पर पकड़ा, ना फंसाया, ना बचाया। इसमें नीतीश कुमार बिल्कुल क्लीन है, दूसरे की बैसाखी पर चल रहे हैं। तो कैसे दो गया? केंद्र बिहार को सौतेला समझता है। आप पहले बिहार के नेता है, बाद में आप भाजपा के नेता है। जब बार को ऊंचा नहीं कर सकते तो दूसरे का बार नीचे कर दीजिए। अब कल अगर किसी भाजपा नेता का नाम सामने आ जाएगा कि गचपच करने में, तो उस समय बड़ा बेचैनी होगा कि हमें फंसाया जा रहा है। हमने आज तक तजिया पर पत्थर उछाला, अरे आप तो खुद ही कह रहे हैं कि आपने क्या करवाया है। ये मिथ टूट सकता है, बंगाल में टूटा, दिल्ली में टूटा, लगातार आप देखिएगा पंजाब में टूटा है, गुजरात में टूट जाता, महाराष्ट्र में टूट कर जुड़ा। ये गेम बड़ा है, इसमें पर्दों के पीछे जो सियासी रणनीति बनती है, सियासी चर्चे होते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। आज जो हमारा चर्चा होगा कि क्या मोदी शाह अपने ही जाल में फंस गए हैं, नीतीश कुमार क्या लाल किला पर झंडा फहराएंगे, इस पर बात करेंगे। उससे पहले थोड़ी पृष्ठभूमि बता देते हैं आपको। रामनवमी के अवसर पर जो कुछ भी बिहार में हुआ वो काफी दुखद था, और ये बार बार कहा जा रहा था कि रामनवमी के दरमियान जो है माहौल खराब करने की कोशिश होगी। और जिस तरीके से रामनवमी के दौरान उसमें जो कुछ खास संगठन के लोग होते हैं, जिस तरीके से भड़काऊ भाषण लगाते हैं कि जैसे उदाहरण स्वरूप हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, और फिर जिस तरीके से तलवार गड़ा से लेकर बाकायदा रैलियां निकाली जाती हैं, भड़काऊ भाषण लगते हैं, उससे कहीं ना कहीं माहौल खराब होने का डर होता है। और जो कुछ भी बिहार शरीफ और सासाराम में हुआ, उसके बाद जो है चाहे बीजेपी हो या जेडीयू आरजेडी हो, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। जेडीयू आरजेडी का साफ तौर पे कहना है कि जो कुछ भी हुआ या जब भी सांप्रदायिक माहौल बिगड़ता है तो इससे फायदा जो है वो एक ही पॉलिटिकल पार्टी को होता है। और फिर ये कहा जा रहा है कि अगर महागठबंधन की सरकार है तो फिर महागठबंधन की सरकार इस तरह के काम क्यों होने देगी। तो तमाम तरीके के आरोप जो हैं वो बीजेपी पर लगता है कि अगर सांप्रदायिक माहौल बिगड़ता है तो फायदा एक को होना है, और वो है बीजेपी पार्टी। और ये कहा जाता है कि ये जब जब चुनाव नजदीक आता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, तो इस तरह का माहौल क्यों क्रिएट होता है। और ये तो सच बात है कि अगर ये माहौल बिगड़ता है तो फायदा किस पॉलिटिकल पार्टी को होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं मुख्य खबर पे। खबर यह है कि क्या मोदी शाह अपने जाल में फंस गए, और क्या नीतीश कुमार वाकई में लाल किला पर झंडा फहराने वाले हैं, ऐसा हमारे संपादक नमन मिश्रा का दावा है। हम उनसे पूछेंगे इस दावे के पीछे के तर्क और तथ्य क्या है, क्योंकि ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है। नमन सर, आप कह रहे हैं कि मोदी शाह अपने जाल में फंस गए, नीतीश कुमार लाल किला पर झंडा फहराएंगे, इसके पीछे क्या आपका विश्लेषण है, क्या वो तर्क, दलील और तथ्य हैं जिसके आधार पर आप ये बात कह रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार की राजनीतिक जमीन बिहार में खिसक चुकी है। नीतीश कुमार अपने सबसे कमजोरतम स्तर पर पहुंच चुके हैं राजनीति के। ऐसे में व्यक्ति को प्राण वायु की आवश्यकता पड़ती है। अक्सर आप देखे होंगे कि जो करंट लोगों की जान ले सकता है, उसे भी एक पेशेंट को जो गड़बड़ा गया हो उसको देकर डॉक्टर रिवाइव करने की कोशिश करता है, और वो कभी कभी रिवाइव भी कर लेता है। तो जो चीज़ जान ले सकती है वो जान दे भी सकती है। नीतीश कुमार की राजनीति को यही शौक दे दिया है भाजपा ने। कैसे, ये समझ लेते हैं। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना समाप्त हो गई थी। रातों रात भाजपा ने इस तरीके की राजनीति की और लोकतंत्र के हथकंडों का ही दुरुपयोग करने की कोशिश की, जिसकी वजह से सडनली रिवाइव हो गई एक मृत प्राय पार्टी लगभग जो समाप्त हो रही, जो सत्ता में जल्दी नहीं आ सकती थी भाजपा से लड़कर, वो एकाएक भाजपा के खिलाफ होकर सत्ता में आ गई और मजबूती से आई। बाद में भले जो कुछ फिर किया क्या भाजपा ने। और सर्वे बता रहा है कि वहां पर शिवसेना के द्वारा जो महागाड़ी है वो बेहतर परफॉर्मेंस करेगी, बीजेपी को झटका लगने वाला। अकाली दल लगातार, अब देखिए जिस तरफ अब जाइएगा, भाजपा जिस सहयोगी के साथ रही, पीडीपी का भी वही हाल हुआ। आप और सहयोगियों की बात नहीं है, भाजपा जिस राज्य में अपना चुनावी मन बनाकर जाती है कि वहां से फायदा उठाना है, अक्सर उन जगहों पर सांप्रदायिक झड़प होने लगती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन कराता है। आजकल पत्रकारिता में इस तरीके से खुलकर बोलना भी अपने आप में एक पाप हो गया है। लेकिन पैटर्न है भाई, भाजपा जिधर जा रही है उधर ही क्यों हो रहा है? ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न भाजपा के चुनावी मकसदों को पूरा करने के लिए क्यों कर दिया जाता है? एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूं, सवाल ये उठ रहा है कि लगभग 2000 जगह जुलूस निकला, तो सासाराम में ही इस तरह की हिंसक झड़प क्यों हुई? नालंदा जो नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र है, वहां 2 जगह जहां अमित शाह जी को जाना था, जहां जाना था,
तो वहां क्यों हुआ, इसको लेकर सवाल उठ रहा है। 2000 जगह जुलूस निकला वहां, और भाजपा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर भी पेश कर रही है। मैं आपको स्पष्ट बोल देता हूँ, वास्तविक स्थिति जो है हमने बिहार शरीफ में भी देखा है। अमित शाह जी की रैली कैंसिल नहीं हो जाती, नहीं हुई, क्योंकि प्रशासन की पूरी चाक-चौबंद व्यवस्था थी। लोग वहां डरे हुए जरूर थे, लेकिन सब बाजार खुला हुआ था। धारा 144 लगाने की बात कर देते हैं लोग, जो कि ऐसा नहीं हुआ था, कंफ्यूजन था। लोकल पुलिस ने अपने हिसाब से लोगों को घर में रहने के आग्रह किया था, लेकिन 144 लागू नहीं किया गया था। वो अधिकार जिन्हें है उन लोगों ने स्पष्ट कर दिया था कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। डीएमएसपी सभी ये बात कह रहे थे। लोगों के अंदर जातीय और धार्मिक उन्माद बिहार में आज से नहीं फैलाने की कोशिश की जा रही है। दिक्कत क्या है कि बिहार में धार्मिक उन्माद फैला कई बार है। भागलपुर के दंगे हुए थे, किशनगंज में भी छोटी घटनाएं हुई थी, लेकिन इसका बड़ा रूप कभी देखने को नहीं मिला, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने जो आरके सिंह का विरोध आरा में हुआ था, वो आरके सिंह उस समय लालू यादव के अंडर में ब्यूरोक्रेट थे, जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे, और आडवाणी का रथ बिहार से गुजर रहा था तो रुकवा दिया था लालू यादव ने। लालू यादव ने उस वक्त राजधर्म का पालन किया था। जो राजधर्म का पालन अटल जी के कथनी के अनुसार नहीं कर पाए थे नरेंद्र मोदी, और खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने ये बातें कही थी। हम तो नहीं कह रहे, लालू यादव ने राजधर्म का पालन किया, ये तो हम कह सकते हैं। उसी ने कहा जो बीजेपी के सबसे बड़े कह सकते हैं इस वक्त एक चेहरा है जिनके नाम लिए जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। आरके सिंह तब ब्यूरोक्रेट थे, तो लालू यादव के साथ थे, लालू यादव के अंडर थे, तो उन्होंने आडवाणी का रथ रोक दिया। कल परसों अपना रथ लेके निकल रहे थे तो जनता ने उनका रथ रोक दिया। भाजपा के साथ चले गए तो बिल्कुल भगवा पहने हुए लोगों ने विरोध किया है। और ये क्या साबित करता है कि बिहार की जनता, जो लालू यादव बोलते हैं कि उड़ती चिड़िया को गिन लेती है, पर वही बात है। अब सोचिए ना कि जो व्यक्ति प्रचंडता से पूरे विश्व में अपने ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है, नरेंद्र मोदी 14 में, जिसको रोकने वाला कोई नहीं है, उसको बिहार में 15 में रोक दिया जाता है। तो ये ताकत है। बिहार धार्मिक उन्माद की तरफ कभी नहीं बढ़ता है। हाँ, हम बदनाम हैं इस बात के लिए कि हम जातीय समूहों में बटे हुए हैं, और हमें ऐसे कहा था कि ये कुर्मी का वोट है, ए यादव जी का वोट है, ये कुशवाहा का वोट है, ये दलित का वोट है, ओबीसी का है। हमें उन जातीय समीकरणों में बांध दिया गया है। और चूंकि हम बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे एवरेज जो लिटरेसी है वो कमजोर है, तो और हमें एक श्रमिक समूह बना दिया गया है। तो इस वजह से हम इस राजनीति को समझ नहीं पाते हैं। तो छोटी छोटी जातीय पार्टियां जितना बिहार में सर्वाइव कर लेती है, उतना किसी देश में है, किसी राज्य में है नहीं है। हमारे यहाँ जातियों का सर्वाइवल रेट बहुत स्ट्रांग है। और मैं तो कहता हूँ कि इस देश में सबसे जातिगत राजनीति की उपज भी बिहार में होती है और खपत भी बिहार में होती है। ये हमारा टैलेंट है। लेकिन नीतीश कुमार ने कभी इस जातीय राजनीति को हवा देने की कोशिश उन्माद में नहीं बदला इसको, कभी नहीं, कभी नहीं। छपरा में आपको याद होगा राजपूत वर्सेस यादव करने की कोशिश की गई थी। नीतीश कुमार ने क्या किया? राजधर्म का पालन। कोई एक व्यक्ति को ना चिन्हित करके जात या समूह या विचारधारा के तौर पर पकड़ा, ना फंसाया, ना बचाया। इसमें नीतीश कुमार बिल्कुल क्लीन है। नीतीश की गलतियां जहां है वहां है कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, इच्छा शक्ति बहुत मजबूत नहीं हो पा रही। उसका कारण भी है कि राजनीतिक रूप से बड़े कमजोर हैं, दूसरे की बैसाखी पर चल रहे हैं, तो कैसे दौड़ जाए? दूसरा की केंद्र का सपोर्ट नहीं मिल रहा, चाहे फंड के मामला निश्चित तौर पर का मामला हो, केंद्र बिजली आप महंगा देते हैं। मैं बाकी कुछ कहूँ ना कहूँ खुलकर, लेकिन इतना सब स्पष्ट कहता हूँ कि केंद्र बिहार को सौतेला समझता है, बिहार को सौतेला समझता है। साथ रहने के बावजूद भी भाजपा ने कुछ नहीं किया बिहार के लिए। आज संजय जायसवाल जो ज्ञान दे रहे हैं, उस संजय जायसवाल को समझना चाहिए कि जब वो उन लोगों में से खड़े हैं जो उन्हें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए था, बोला तक नहीं। आप पहले बिहार के नेता हैं, बाद में आप भाजपा के नेता हैं। आपको वहां सच में राजधर्म का पालन करना चाहिए था। जितने लोग केंद्र में मंत्री हैं, धिक्कार है कि उन लोगों ने आवाज नहीं उठाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की। आउट ऑफ द लाइन जाकर आप ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दे सकते हैं, आउट ऑफ द लाइन जाकर आप बिहार के लिए व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। कितना इकोनॉमिकली बैकवर्ड है बिहार, लिटरेसी कितनी कमजोर है। आप बिहार को इस देश का कलंक बनाकर छोड़ना चाहते हैं ताकि आप उसकी राजनीति करते रहें हमेशा। और एक और बात है ना कि जब बार को ऊंचा नहीं कर सकते तो दूसरे का बार नीचे कर दीजिए। तो दिल्ली मुंबई को तो चमका नहीं पा रहे हैं, अर्थव्यवस्था तो चरमराई हुई है, तो बिहार को और नीचे कर दो।
सारे मापदंडों में नीचे रख दो। तो देखिए जहां एक तरफ दबाया जा रहा है बिहार को, वहीं नीतीश कुमार ने कैसे, अब बहुत लोगों को बुरा लग रहा होगा मेरा बता, एकदम अभी कलेजा में सीना में लग रहा तीर घुस रहा है, कैसे हम बड़ाई कर रहे हैं नीतीश कुमार का। तो बिहार में महिलाओं को रिजर्वेशन किसने दिया पंचायतों में आरक्षण? बिहार में आज महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ रही हैं, तो किसकी वजह से जुड़ रही हैं? ठीक है, हम श्रमिक समूह बन गए हैं, एक पॉलिसी पैरालिसिस है जो नीतीश कुमार की अटक गए हैं एक जगह के। होता है ना कहीं कहीं, अब दीवार आ गया इतना बड़ा कि तोड़ ही नहीं पा रहे नीतीश कुमार दीवार को। उसका मुख्य कारण राजनीतिक रूप से सक्षम नहीं है नीतीश कुमार। जातीय समूहों में बिहार ऐसा बटा हुआ है कि नहीं तोड़ पा रहे उस भ्रम, उस मिथ को। और बधाई के पात्र इसलिए हैं क्योंकि एक तरफ वो टूट नहीं रहा है, दूसरी तरफ वो किला मजबूत किए हुए हैं कि सांप्रदायिक हिंसाएं नहीं होने देंगे, गुटों को आपस में लड़ने नहीं देंगे। कह रहे तो उस दिन की कुछ है, गड़बड़ कर रहा है, सब गजपच कर रहा है, गजपच कर रहा है, वैसा लोग को चिन्हित करना होगा। बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत हल्का तौर पे लिया था कि ऐसा मुख्यमंत्री थोड़े बोलता है यार, ये बहुत हल्के मुख्यमंत्री हैं वो। उन्होंने जो बात कही शायद समझ में नहीं आया लोगों को। अब कल अगर किसी भाजपा नेता का नाम सामने आ जाएगा कि गजपच करने में, तो उस समय बड़ा बेचैनी होगा कि हमें फंसाया जा रहा है। मैं नहीं कहूंगा कि क्या हुआ है, कि निश्चित तौर पर चीजें कहीं कहीं गड़बड़ाई भी हैं। एक चीज और सुनियोजित लगता है सब कुछ। नोटिस किए उसमें लोग ये कह रहे थे, जो हजारों लोग आए थे रैली में, जो रामनवमी की रैली थी, तो उनका कहना था कि बाहर से लोग बहुत ज्यादा थे, बाहर के लोग थे, वहां के लोकल लोग नहीं थे। ये बहुत बड़ा आरोप लग रहा है कि जो हजारों की संख्या में थे। सुनिए, बिहार शरीफ में पुलिस वाले ने ये बात कबूली, हमने वीडियो नहीं चलाया, पुलिस वाले ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कबूली थी। अब चूंकि मेरे पास वो प्रूफ है, मैं उन्माद उस समय फैलाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, हम पत्रकारों का भी राजधर्म का पालन करना चाहिए। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, उस वक्त वो वीडियो चलाना हमारे लिए बहुत इस प्रदेश के लिए बहुत घातक हो जाता। हमने उस वीडियो को रोक लिया था। उसमें स्पष्ट पुलिस वाले ने कहा था, जो तैनात था वहाँ पे, कि 20-22 बच्चे दोनों समूहों के गायब हैं। वो बच्चे कहाँ गए, किसने भगाया? उन्माद फैलाने के लिए वो उनका उपयोग किया गया और फिर उन्हें वहां से हटा दिया गया। ऐसा ही सासाराम में भी हुआ है। कौन है था वो? चिन्हित कर, नीतीश कुमार गलत बोल रहे हैं कि चिन्हित करना पड़ेगा कौन था, और सच पूछिए तो प्रशासन लग गई है चिन्हित करने में। बिहार में गजपच करने वाले लोगों को जगह नहीं मिलेगा। हाँ, अब आगे बढ़ता हूँ। अमित शाह और नीतीश कुमार एक पैटर्न के तहत जो भी बिहार में हो रहा है वो तो समझ रहे हैं। अमित शाह की रैलियां होने शुरू हो जाती हैं, सांप्रदायिक तनाव बढ़ जाता है। किसी भी राज्य की बात करिए आप, उत्तर प्रदेश में एक पैटर्न फॉलो किया इन लोगों ने, और उस पैटर्न के सक्सेसफुल होने के बाद कि ऐसा पैटर्न चलेगा तो इसका रिजल्ट ये आएगा, तो भाजपा ने कहा ठीक है, तो यही पैटर्न हर जगह इस्तेमाल करते हैं। और अब बिहार को लेकर भी भाजपा बहुत स्मार्ट हो गई है, जातीय समूहों को भी अपने साथ करना चाह रही है और वो धार्मिक तौर पर भी पोलराइजेशन करना चाहती है। तो ऐसे में अब तक जो ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला था भाजपा का कि कहीं भी जातीय उन्माद होगा तो भाजपा को उससे फायदा होगा। कैसे होगा? ये नहीं करो भाजपा कराती फिर कह दूं, अगर होगा तो उसका फायदा भाजपा को होगा। क्यों? क्योंकि फिर वो पोलराइजेशन में तब्दील होता है, एक्शन का रिएक्शन होता है। अरे भाई देखिए, हमारे पर्व पर मुसलमानों ने विरोध कर दिया, हम तजिया पे तो पत्थर नहीं मारा, तजिया पे तो हमने पत्थर नहीं मारा। क्या गिरिराज सिंह नहीं कहा था ये बात कि हमने आज तक तजिया पर पत्थर उछाला? अरे आप तो खुद ही कह रहे हैं कि आपने क्या करवाया है। गिरिराज सिंह के बयान में क्या आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं? रामनवमी के जुलूस पर पत्थर किसने फेंका? कौन जाति के समूह का था? कौन शरबत पिला रहा था आपको महाराज? गलियों में मुसलमान टोपी पहन के शरबत पिला रहे थे, वो नहीं देखा क्या आपको? वो समझ में नहीं आया? आपने क्या किया? सेलेक्टिवली पोर्ट्रे किया। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। हम नहीं चलाएंगे वो। किसी से तनख्वाह लेके थोड़े नौकरी क्या कर रहे हैं। जैसे आप कहते हैं कि गलत दोनों तरफ के लोग होते हैं, बिल्कुल। कुछ लोग होते हैं मारे आम आदमी जाते हैं, जो आग लगाए तो भाग गया। अब तो खुल के बोल रहे हैं, हो सकता है 20-22 को भाग गया दोनों तरफ से। और जो बेचारा गरीब वहां पे ठेला लगाता था वो तो भूखे मर रहा है। प्रोफेसर को जो है गोली लगी है और तो ठीक है, वो तो अब इन चीजों में क्या हम डिटेल में हम जाएं, हम कैसे समझाएं कि ये हुआ क्या है? पता तो सब है, परिस्थितियां तो सब जानते हैं कि क्या हुआ है। अब हम कुरान, जली हुई कुरान उठाकर नहीं दिखा सकते हैं। ये उन्माद फैलाना हमारा काम नहीं है। वो ऑलरेडी टीवी वाले कर रहे हैं, वो ऑलरेडी अखबार वाले कर रहे हैं। यूट्यूब
और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लोगों को अपनी जिम्मेदारियां समझनी पड़ेंगी। अगर हम हल्की पत्रकारिता करेंगे तो हम आजीवन हल्के रहेंगे। और इसीलिए मैं जो भी लोग देख रहे हो, चाहे खासतौर पे अगर यूट्यूबर्स नए देख रहे हो, तो मैं आग्रह करूंगा कि थोड़ी गंभीरता को समझिए। अक्सर पत्रकारिता और राजनीति बड़ा पैरेलली चलता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं हटता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि इस पटरी पे आपको जाना है। और अगर बहुत बड़े पत्रकार बनने के चक्कर में आप सांप्रदायिक उन्माद फैला दीजिएगा तो उस गिल्ट के साथ जीना भी पड़ेगा, ये भी जान लीजिए। और आज मैं फिर वापस, माफ कीजिए, टॉपिक पे आना चाहूंगा कि हम अमित शाह और एक पैटर्न हम बताना चाह रहे हैं, इसलिए ये बताना बहुत जरूरी है। जब वो पैटर्न दिख जाता है कि भाई इस पोलराइजेशन से, इस तरीके झड़प से भाजपा को फायदा होता है, भाजपा कास्ट का पोलराइजेशन को, मिथ को तोड़ पाती है, और फिर धार्मिक पोलराइजेशन होता है। आज उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि हमको यादव जी से दिक्कत है। आज उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का मिथ टूटेगा नहीं, है कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ है। कल यही कह रहे थे बंगाल में कि चक्रव्यूह टूटा। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी ने चक्रव्यूह तोड़ दिया था। ममता बनर्जी ने अपने राज्य को कभी भी हवाले नहीं किया सांप्रदायिक ताकतों के। आरोप लगता है कि तुष्टिकरण करती हैं, आरोप लगता है कि हाँ मुसलमानों का पहरेदारी करती हैं। जिन लोगों को बचाने की आवश्यकता है, क्या उनको बचाना गुनाह है? जो कमजोर हैं, जो दबे हुए हैं, जो कुचले हुए हैं, क्या बाबा साहेब अम्बेडकर ने यही ताकत ने दी थी संविधान के आधार पर हमें? आज मैं सवर्ण समाज से हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मणों में सबसे कुलीन कहा जाता है कि हम नहीं जानते हैं। मैं ब्राह्मण, मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसकी वजह से मैं अपने को ब्राह्मण मानूं, लेकिन पैदाइश से मैं ब्राह्मण हूँ। लेकिन मैं उस विचारधारा को नहीं भूल सकता हूँ जिसके तहत ये भी कहा जाता है कि हमारे कुल के बहुत बड़े बड़े लोग, जो लोग थे, मंदिरों में घुसने नहीं देते थे। ऐसा हमने देखा नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कहीं कोई कहता है और वो दूसरी तरफ से उन्माद फैलाना चाहता है, तो उसे भी मैं उन्मादी ही मानता हूँ। और अपने एक्शन से, अपने कर्मों से मैं उस कलंक को धोने की कोशिश अपने जीवन भर करता रहूंगा। मैं नहीं जानता हूँ कि किसने रोका होगा मंदिरों जाने, लेकिन हमने तो नहीं रोका, हम तो लगातार प्रयास कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस धार्मिक उन्माद का फायदा भाजपा हर जगह उठाती रही। बंगाल में मिथ टूटा, और क्या दिखा था उपेंद्र कुशवाहा ने? चक्रव्यूह टूट गया है भाजपा का। और आज कह रहे हैं कि मोदी हार नहीं सकता। मोदी हार सकता है, मोदी हार सकते हैं। अमित शाह का चक्रव्यूह टूट सकता है, ये मिथ टूट सकता है। बंगाल में टूटा, दिल्ली में टूटा, लगातार आप देखिएगा पंजाब में टूटा है, गुजरात में टूट जाता, महाराष्ट्र में टूट कर जुड़ा। आप किसी भी बड़े राज्य में जाइए, सब जगह से भाजपा समाप्त हो गई है। और उसका कारण है, बगल में झारखंड जाइए ना, देखिए सर सीए में चुनाव हार गए भाजपा के, जबरदस्त, बताइए। और कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि भाजपा छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स कर रही है, उन एक्सपेरिमेंट्स के चलते ये चीजें ऐसी हो रही हैं। लेकिन नीतीश कुमार को कमजोर समझने वाले लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि इस देश में सबसे ज्यादा बड़ा वोट बैंक हिंदुओं का नहीं है, जातियों का है, ओबीसी समाज का है। अब कहिएगा कि ओबीसी तो हिंदू है, तो बिल्कुल है। तो अब आपको डिफाइन करना पड़ेगा ना। अगर कहा जाए कि जितने भी इंसान हैं वो आ जाए, सभी आ जाएंगे। जितनी भी महिलाएं हैं वो आए। जब वो डिफरेंस उस मामले में क्रिएट होगा, तो आप जान लीजिए कि वो हमेशा भारी पड़ेगा। जब भी इस देश में इस तरीके का जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश की गई है, हर बार बिहार ने इस देश को दिशा दिखाई है, और कहीं ना कहीं उस दिशा की वजह से ही देश बचा है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा इस देश को बर्बाद करने में लगी हुई है, मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि भाजपा भी उसी पॉलिसी पैरालिसिस में फंसी हुई है जहां नीतीश कुमार बिहार में फंसे हुए हैं। देखिए, विकास के लिए नए आयामों को और नई टेक्नोलॉजीज को, नए सोच को लाना जरूरी है। और वो मैं नहीं मान सकता हूं कि 40 साल, 50 साल, 60 साल पुराने राजनीतिज्ञ जो राजनीति कर चुके हैं 7 साल, वो ला पाएंगे। अब नए युवाओं को राजनीति में आना ही होगा और उन्हें स्थान मिलना ही होगा। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने बिहार को जलने से बचाकर एक तो सबसे बड़ी बात यह कर दी कि भाजपा का दाल नहीं गला। अब इससे जो राजनीतिक फायदा भाजपा उठाना चाहती, वो भी उसको नहीं नसीब हुआ बिहार में। यह मिथ टूटा है। क्यों? क्योंकि बिहार के मुसलमान और बिहार के जो दलित हैं या फिर जो भी लोग हैं, या सवर्ण के तौर पर ही, मैं क्यों चाहूंगा कि मेरे मोहल्ले में आग लगे? मैं क्यों चाहूंगा कि मेरे मोहल्ले में बस्तियां जलाई जाए, मस्जिदें जलाई जाए और मंदिरों को तहस नहस किया जाए?
मेरी धार्मिक भावना मेरी है, मेरे पड़ोसी की धार्मिक भावना उनकी है। बिल्कुल। हम जब अपने पर्व को मनाते हैं तो वो खुश होते हैं, हमारे साथ संसदीक होते हैं। अब मैं थोड़ी कहूँगा कि आप हिंदू बन जाइए, जय श्री राम कहिए, जय श्री राम कहिए, क्यों कहिएगा आप भाई? आप अल्लाह अकबर कहिए ना अपने यहाँ से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या उनके मज़ारों पर नहीं जाते हैं आप? क्या हमारे यहाँ ईद और होली नहीं मनाई जाती है साथ में? जब सब कुछ साथ में होता है तो निश्चित तौर पर बिहार से एक पैगाम गया है कि सांप्रदायिक झड़पें हुई लेकिन हमने दंगा नहीं होने दिया। और देखिए इसका राजनीतिक फायदा होगा, बिहार में नीतीश कुमार को उसका राजनीतिक फायदा मिलेगा। अगर नहीं मिलने वाला है ना तो आप लिख के ले लीजिए, मोदी और शाह बार बार ये बात नहीं कहते हैं मंच से कि नीतीश कुमार जी के लिए नो एंट्री है, नो एंट्री है। क्यों एंट्री है भाई? वो जा थोड़े खर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्या कि मैं आना चाहता हूँ। आप ही ना उनके लोगों के माध्यम से दोस्ती करना चाहते हैं। आप ही ना कभी हरिवंश के माध्यम से, कभी किसी के माध्यम से, कभी किसी के माध्यम से दोस्ती कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर इसका राजनीतिक फायदा जो है वो भाजपा नहीं उठा पाएगी। लोग डर गए हैं भाजपा से। अमित शाह की रैली हुई, इतना बड़ा कार्यक्रम हो गया बिहार में, सभी डर गए हैं कि भाजपा जब ऐसे आ रही है तो इतना दिक्कत होगा, डायरेक्ट आ जाएगी तो क्या होगा। और जो बयान दिया है सम्राट चौधरी ने या नेताओं ने, मुझे लगता है कि वो बयान उस वक्त नहीं देना चाहिए था। गिरिराज सिंह एक के बाद निकलते हैं अपने कहाँ बिल में छुपे रहते हैं, बैग निकलते हैं और आते हैं एक सीधे सांप्रदायिक उलट देते हैं जितना कुछ है उनके पास। तो बिहार की जनता वो समझ चुकी है। और अगर 24 में नरेंद्र मोदी जी को वापस आना है तो उन्हें नीतीश के फॉर्मूले को अपनाना पड़ेगा। ये चाणक्य, तथाकथित चाणक्य अमित शाह वाले फॉर्मूला नहीं चलने वाला है। और बिहार जैसे राज्य में अगर आप इतनी बड़ी पॉलिटिकल गलती कर जाइएगा तो पूरे देश में इसकी आंधी जो है वो आपको बर्बाद कर देगी। और मैं फिर एक बात बोल दूं कि जो हुआ है बिहार में, बिहार शरीफ और सासाराम में, इसका राजनीतिक फायदा नीतीश कुमार को मिलेगा। इसका फायदा आपको नहीं मिलने जा रहा है। मुसलमानों ने बिठाकर नीतीश कुमार को इफ्तार कराया। क्यों कराया? इस व्यक्ति ने बचाया बिहार को। आप वो जो छोटा वर्ग है उसके मन में बिठा दिए कि नीतीश ही एकमात्र रास्ता है। और जो एक्सेप्टेंस नहीं बन पा रहा था व्यापक तौर पे कि नीतीश इतने बड़े नेता नहीं है कि उनको भी पीछे पीछे विपक्ष घूमे, आज नीतीश कुमार ने साबित कर दिया ना। मैं तो बार बार कहता हूँ कि ममता, मायावती, ममता, केजरीवाल, इन लोगों के टक्कर के कहीं बड़े नेता नीतीश कुमार हैं। दिक्कत क्या है कि इस वक्त वो अपनी राजनीति के सबसे बुरे दौर में से गुजर रहे हैं। तो ये होता है। कोहली का भी फॉर्म खराब था और कोहली का फॉर्म खराब होने के बाद जब वो सेंचुरी मार देते हैं तो लोग उनकी बड़ाई करने लगते हैं। यही नीतीश कुमार के साथ भी हुआ है। तो चलिए, आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आग्रह है, फेसबुक पर देख हमारे पेज को लाइक कर लीजिए और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जो भी बिहार की सियासत से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाएं वो उसे आप जो है तुरंत देख पाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।